हैशटैग नई शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में बदलाव पूरे 34 साल के बाद। और क्या है ये 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम? तो आज के डेट में यही ट्रेंडिंग न्यूज बना हुआ है। तो वाजिब है जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी पेरेंट्स होंगे और जितने भी टीचर्स होंगे, उन सबों के दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न घर कर गया होगा कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इस नई शिक्षा नीति के द्वारा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इन चीजों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि हमारी जिंदगी पर यह नई शिक्षा नीति क्या प्रभाव डालेगा। तो मैं राहुल जलान आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं उन सारे प्रश्नों का जवाब देने जो कि नई शिक्षा नीति से संबंधित है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। बिलीव करो, आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सबसे पहली बात कि ये सारे बदलाव सिर्फ स्कूली शिक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में भी कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगर हायर एजुकेशन के सबसे मेन बदलाव की हम लोग बात करें तो वो मेन बदलाव है कि अगर आप लोग किसी कोर्स जैसे कि इंजीनियरिंग जैसे कोर्स से जुड़े हुए हो और किसी वजह से आप लोगों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, जो कि अक्सर देखा जाता है, तो आप लोगों को डिग्री से वंचित नहीं रखा जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई 1 साल पूरी की हो तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई 2 साल पूरी की हो तो आप लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की हो, यानी कि आप लोगों ने 3 ईयर प्रोग्राम या फिर 4 ईयर प्रोग्राम जिस किसी चीज से आप लोग जुड़े हो तो वो पूरी की हो, तो आप लोगों को डिग्री सर्टिफिकेट तो मिलना ही है। और सबसे जरूरी बात कि यहां पर हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रोग्राम रखा गया है। ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम क्या है कि होता क्या था ना कि पुराने शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर आप लोग मान लो आईआईटीज में पढ़ रहे हो और किसी वजह से घर में कुछ हो गया या किसी परेशानी की वजह से आप लोगों की पढ़ाई 2.5 साल के बाद छूट गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का 2.5 साल तो बर्बाद हुआ, इवन जिंदगी बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को फिर से आईआईटीज में जाना पॉसिबल नहीं होता है, फिर से एंट्रेंस दिए फिर से वहां तक पहुंचे, ऐसा संभव नहीं होता है। तो इस वजह से नई शिक्षा नीति में ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का प्रोग्राम है कि अगर आप लोगों ने किसी भी सेमेस्टर या ईयर अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो तो आप लोग दोबारा से पढ़ाई में जुड़ सकते हो लाइफ के किसी भी एरा में, जो कि बताओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। लेकिन यहां पर सरकार को एक प्रश्न का जवाब देना होगा कि वो जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के बाद, उस सर्टिफिकेट जैसे कि 1-2 साल आपने पढ़ाई करी और बाकी के 2 साल की पढ़ाई आप लोगों ने 5-6 साल के बाद करी या 1 साल के बाद करी, तो सर्टिफिकेट में तो मेंशन रहेगा ना। तो उस सर्टिफिकेट से क्या आप लोगों के नौकरी पर कोई असर होने वाला है? क्योंकि अल्टीमेट बात तो जॉब ही होता है। तो इस प्रश्न का जवाब सरकार देगी, ठीक है ना। स्कूल एजुकेशन में ये 5+3+3+4 का सिस्टम है क्या? बताया तो ये जा रहा है कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए, उस लोगों का स्ट्रेस कम करने के लिए और उसके पर्सनल टैलेंट और पर्सनल स्किल डेवलपमेंट को निखारने के लिए ये वाला प्रोग्राम लाया गया है। कौन सा? 5+3+3+4। और ये कितना कारगर होता है ये तो समय ही बताने जा रहा है। पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में एक बेसिक डिफरेंस को समझिए कि पुरानी शिक्षा नीति जो थी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए एप्लीकेबल, और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल सेम रेगुलेशन से चलने वाला है। तो अंतर क्या बन जाता था कि पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें गवर्नमेंट स्कूलों में हम लोग सबसे पहले क्लास 1 में ही एडमिशन लेते थे, वो एलकेजी यूकेजी और नर्सरी वाला सिस्टम नहीं होता था, जिस वजह से हम लोगों को क्लास 1 से क्लास 12 तक जाने के लिए कुल मिलाकर 12 साल इन्वेस्ट करना होता था। 1 2 3 4 5 6 12, सिंपल है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या होता था? प्राइवेट स्कूलों में होता था कि आप लोगों को 12 तक पहुंचने के लिए 12 नहीं बल्कि 12 से कुछ ज्यादा साल खर्च हो जाता था। कैसे? एलकेजी हम लोग जाते थे, यूकेजी जाते थे, जिसको प्री स्कूलिंग का नाम देते थे, एलकेजी यूकेजी नर्सरी, मान लो 3 साल वहां पर और ऐड हो गया तो कुल मिलाकर 15 साल प्राइवेट स्कूलों में लगता था। तो वो जो एलकेजी यूकेजी और नर्सरी वाला सिस्टम था, प्री स्कूलिंग वाला जो सिस्टम था, वो अनऑफिशियल था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मान्य नहीं है, मान्य था। अब उसी बात को सिंपली नई शिक्षा नीति में ऐड कर दिया गया, जो कि प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी मान्य होगा। और अब जो है प्री स्कूलिंग का 3 साल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो 3 साल भी अगर हम लोग ऐड कर लें तो 12 तक जाने के लिए अब आप लोगों को कितना साल खर्च करना है? कुल मिलाकर 15 साल। और वही आप लोग सिंपली ऐड करो 5
+3 और +4, यानी कि 5 + 3 + 3 + 4 = 15 years you have to be invest कहां तक जाने के लिए? क्लास 12 तक जाने के लिए। दोस्तों, पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है और उस 5 साल का जो पहला 3 साल होगा, उस 5 साल का पहला 3 साल जो होगा वो आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग के अनुसार होगा। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं। और यही 3 साल जो है प्री स्कूलिंग ऑलरेडी प्राइवेट स्कूलों में पहले भी हुआ करता था। कैसे? एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी के रूप में, आप लोग तो जानते ही होंगे। और बाकी का जो 2 साल होना है, 5 साल में 3 साल प्री स्कूलिंग, आंगनबाड़ी या फिर प्राइवेट स्कूल जैसे करवाना चाहें, और बाकी का जो 2 साल होगा वो क्लास 1 और क्लास 2 के रूप में होगा स्कूलों में, आंगनबाड़ी में नहीं। लेकिन ये जो 5 साल होगा, ये 5 साल जो होगा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होना है। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। यहां पर बुक्स का इस्तेमाल ना के बराबर होना है, जिससे बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगने जा रहा है और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत ही अच्छा चीज है कि नहीं? अगले 3 साल को प्रिपरेटरी स्टेज नाम दिया गया है, जिसमें कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों की पढ़ाई होने वाली है। और इस स्टेज में इंट्रोड्यूस होगा कौन कौन सा सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ्स का सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट की जो पढ़ाई होने वाली है बच्चों, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाली है, यानी कि फुल्ली एक्टिविटी बेस्ड। टोटल का टोटल कैसा? एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई ही होने वाली है यहां पर। और यहां पर किस एज ग्रुप के बच्चों को शामिल करा जाएगा? तो 8 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों को इस वाले स्टेज में शामिल करा जाएगा। अगले 3 वर्षों को मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई होनी है। और यहां पर सब्जेक्ट वाइज एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो पहले भी है, आज भी है सब्जेक्ट वाइज एजुकेशनल सिस्टम। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पर प्रैक्टिकल्स और एक्टिविटी की वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। बहुत ज्यादा बढ़ने के मतलब कि आप लोगों को एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स और वोकेशनल कोर्सेज पर बहुत ज्यादा मार्क्स भी मिलना है, उसका वेटेज बहुत ज्यादा होगा और आप लोगों के लाइफ लॉन्ग जो सर्टिफिकेट बनना है, उस सर्टिफिकेट में भी उसका बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाला है। क्लास 6 में जो इंट्रोड्यूस होने वाला है कौशल विकास कोर्स, समझे? क्लास 6 में इंट्रोड्यूस होने वाला है कौशल विकास कोर्स, जो कि इस स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण बात है। कौशल विकास कोर्स है क्या? तो वही जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह होता है ना, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि स्कूल वेकेशन में आप लोगों को प्लम्बिंग के लिए जाना है, सिंपली मान लो 10 दिनों के लिए, या फिर मान लो कि अलग अलग तरह का कोर्सेज होता है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेस या फिर स्यूइंग, जो सिलाई कढ़ाई वाला होता है, मतलब हर तरह का जहां आपका इंटरेस्ट है, फैशन टेक्नोलॉजी, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी तरह का कोर्स है, तो उस कोर्स के लिए आप लोग जा सकते हैं। 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, वो स्कूल पर डिपेंड करता है। इस वाले वोकेशनल कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है कि अगर आप लोग किसी भी जॉब को छोटा और बड़ा नहीं समझते हो, तो आप लोग सोचो कि मोबाइल ट्रेनिंग हो गई, कंप्यूटर से संबंधित ट्रेनिंग हो गई, इवन प्लम्बिंग कोई भी आप लोग जान लो, जो नल वल कसते हैं ना, तो उस तरह का भी कोर्सेस अगर बच्चा अभी से, यानी कि क्लास 6 से अगर उन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी उन लोगों को मिल जाता है, तो लास्ट स्टेज में जब उन लोगों को जॉब की जरूरत होती है और उसके रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है कि उसे प्लम्बिंग का नॉलेज है, कोडिंग का नॉलेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज है, या फिर किसी अलग अलग तरह के वोकेशनल कॉलेज ट्रेनिंग उन्होंने कर रखा है, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है अगर वो जॉब से वंचित रह जाए तो, है कि नहीं? तो वहां पर वो स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मिडिल स्टेज के लिए। और इस वाले योजना के लिए, ये वाला जो शिक्षा नीति में चेंज है, इसके लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 देने जा रहा हूं। मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अगले 4 साल को सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है, जिसमें क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 स्टेजेस में होनी है। और यहां पर क्लास 9 से ही बच्चों को सब्जेक्ट चुनने की आजादी मिलने वाली है, जो कि पहले आप लोग क्लास 11 12 में सब्जेक्ट चुनते थे ना, अब क्लास 9 से ही आप लोगों को सब्जेक्ट चुनने की आजादी मिलने वाली है। यहां पर आप लोग जो भी सब्जेक्ट चुनोगे, उस सब्जेक्ट का डीप और इंटेंस स्टडी करवाया जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल से ज्यादा जो वैल्यू है वो थ्योरी को मिलने जा रहा है। यानी कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट, जो कि आज भी आप लोग कर रहे हो, कि हर सब्जेक्ट को थ्योरेटिकली अच्छे से इंटेंस मैनर में पढ़ना होगा, ठीक है ना? और सीधी सी बात है कि उन लोगों ने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। अंतर क्या रहेगा पहले में और अब में? सबसे पहली बात तो 9 से सब्जेक्ट चुनने की आजादी मिली,
10+2 सिस्टम खत्म हो गया। बोर्ड एग्जाम जो होंगे या तो सेमेस्टर वाइज, ईयरली या फिर मॉड्यूलर मॉड्यूल पर आधारित होना है। 10th और 12th के बोर्ड में 24 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होना है। तो ये सारा डिफरेंसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होने वाला है, तो पहले आप लोगों को अगर किसी क्षेत्र में रुचि होती थी, जैसे कि हो गया म्यूजिक, हो गया कोडिंग, हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो गया, या किसी भी क्षेत्र में आप लोगों को रुचि होती थी, तो मन में एक सवाल होता था कि अगर हम लोग म्यूजिक की तरफ भागें, स्पोर्ट्स की तरफ भागें, तो सीधी सी बात है मेरा समय उधर खर्च होगा, जिस वजह से मेरा मेन सब्जेक्ट में मार्क्स वगैरह घट गया, तो जो कि आप हम लोगों को बाद में तकलीफ देगा। ये वाला तनाव हम लोगों को रहता था। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब उल्टा क्या हो गया कि आप लोगों को जिस किसी भी चीज में रुचि है, तो उसको भी उतना ही वैल्यू मिलना है जो कि मेन सब्जेक्ट को मिलने वाला है। यानी कि नई एजुकेशनल सिस्टम के अनुसार इन चीजों को भी, यानी कि इन क्षेत्रों को भी बराबर की मान्यता मिलने वाली। तो सीधी सी बात है कि आप लोग भी अपने रुचि के क्षेत्र में आगे आराम से बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो। और इवन गर्ल्स, गिफ्टेड स्टूडेंट मेंशन करा गया है यहाँ पर। तो गिफ्टेड स्टूडेंट में आ गए कि अगर किसी स्टूडेंट में विशेष एबिलिटी है, वही स्पोर्ट्स, म्यूजिक वगैरह कुछ भी, तो उन्हें प्रमोट करा जाएगा इवन। और प्रमोट कैसे कि उस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के आधार पर आप लोगों को मार्क्स में, ग्रेडिंग सिस्टम में, या फिर कॉलेजेस में एडमिशन के दौरान बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो साफ सा मतलब है बच्चों कि ये 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम जो आ गया है या आने वाला है, ये बच्चों को उसके रुचि के क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए बहुत ही सहायक होने वाला है, और साथ ही साथ उनका तनाव कम करने में भी बहुत ज्यादा सहायक होने वाला है। तो इसलिए मैं तो बहुत खुश हूं इस नए एजुकेशन सिस्टम को लेकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वर्ष 2020 तक भारतवर्ष के 100% बच्चों को स्कूल एजुकेशन से इनरोल कराने का लक्ष्य रखा गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना और प्रत्येक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ इस नए नियम के तहत जितने भी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, बार बार स्ट्रेसफुली बोल रहा हूं, इन सबों को एक ही नियम के अंतर्गत चलना है। और वो नियम बनाया जाएगा किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा। और यहां पर इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत मातृभाषा को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मातृभाषा पर बहुत ज्यादा पकड़ बनाना है नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा तो ये होने वाला है कि प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी होती थी, उस मनमानी पर बहुत ज्यादा रोक लगने वाला है। ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्कूलों में मिड डे मील का प्रावधान तो पहले से भी था। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या चेंजेस आया मिड डे मील में, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब आप लोगों को मिड डे मील में नाश्ते का भी प्रावधान ऐड कर दिया गया, और जो कि इसी वर्ष से चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 वर्षों के बाद इसका इंप्लीमेंटेशन होना है, जो कि इसी वर्ष से होना है। ठीक है ना? तो वाजिब है आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में मिड डे मील के साथ साथ अब आप लोगों को नाश्ते का भी आनंद उठाना है। और साथ ही साथ क्या कि आप लोगों के शारीरिक जांच के आधार पर आप लोगों को हेल्थ कार्ड भी प्रोवाइड करा जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो ये अच्छी बात ही है। और साथ ही साथ क्या, रिपोर्ट कार्ड जो आप लोगों का बनेगा वो टोटल 5+3+3+4 इयर्स के लिए बनने जा रहा है। यानी कि आप लोग अपने एकेडमिक में जब कभी भी अच्छा करोगे या बुरा करोगे, तो वो अच्छा या बुरा आप लोगों के साथ हमेशा रिपोर्ट कार्ड के रूप में चलेगा। ठीक है ना? तो ये बेनिफिशियरी ही है कि होता क्या था ना कि कभी कोई पेरेंट आते थे, वो बोलते थे क्लास 6 तक तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा करता था, क्लास 10th में बहुत अच्छा करा, आगे गड़बड़ हो गया, या आगे अच्छा करा पीछे गड़बड़ हो गया। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी आप लोग अपने एकेडमिक में बहुत अच्छा करोगे तो उसका बेनिफिट आप लोगों को लाइफ लॉन्ग मिलने जा रहा है। और ये बात, बुरा करोगे तो गड़बड़ भी तो हो जा रहा है। इसलिए आप लोगों को हमेशा अटेंटिव रहना है कि इस 5+3+3+4 इयर्स के दौरान हर वक्त आप लोग एक्टिव रहोगे, क्योंकि बोझ तो घटा ही दिया गया है ना। अल्टीमेटली आप लोगों को एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा काम करना है। जैसे कि मान लो क्लास 7 में आप लोगों ने प्लम्बिंग का कोर्स किया, तो वाजिब वो प्लम्बिंग के कोर्स का जो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलने जा रहा है, वो सर्टिफिकेट या वो रिपोर्ट कार्ड में जो ऐड है, वो रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को भविष्य में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है ना। यूजीसी हो गया खत्म, एआईसीटी का प्रावधान खत्म हो गया, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम जो है वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ये नाम बदलने से क्या बेनिफिट होने जा रहा है वो तो नहीं पता, ना मैं बता पाऊंगा। लेकिन इन चीजों के अलावे
मेडिकल और लॉ को छोड़कर जितने भी हायर एजुकेशन होते थे उन सबों को एक ही गवर्निंग बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले आया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो है उन सबों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो अच्छा ही है, बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग देने से बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता था। एक एग्जाम दो और अपने फील्ड में निकल लो। इन सुधारों के अलावा अब पीएचडी करने के लिए एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं होती है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। तो हम लोगों को भी तैयार रहना होगा डिजिटल एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। स्कूल एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो अब स्कूल एजुकेशन की समीक्षा हर एक 5 वर्षों में की जाएगी, जो कि बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये जो अभी नया प्रावधान आया ना, सोचो पूरे 34 साल के बाद आया। तो चेंजेस हमेशा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम लोगों को बदलना पड़ता है। तो वाजिब है ये वाला प्रावधान कि हर एक 5 साल के बाद स्कूलों के शिक्षा नीति की समीक्षा होनी ये बहुत जरूरी भी थी। और अब टीचर से संबंधित 2 बातें। सबसे पहली बात जो कि सबसे जरूरी बात है कि टीचर्स का प्रमोशन जो होगा अब उनके परफॉर्मेंस पर आधारित होगा। और ये परफॉर्मेंस का कार्ड जो है अगर स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जाए तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हम लोग भी जब स्कूलों में पढ़ाई करते थे तो होता था कि किन्हीं टीचर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील होता था, कहीं पर थोड़ा कम इंटरेस्ट फील हो रहा है, तो मन करता था कि प्रमोशन उसका हो जो टीचर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। जो कम मेहनत कर रहा है तो समझ रहे हो ना बात को। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि प्राइवेट एजुकेशन लाइन और गवर्नमेंट एजुकेशन लाइन में अगर आप लोगों का सैलरी फिक्स कर दिया जाए, प्रमोशन फिक्स कर दिया जाए समय के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है कोई ज्यादा मेहनत क्यों करे। लेकिन अगर ज्यादा मेहनत करने पर रिवॉर्ड मिले, रिवॉर्ड किस रूप में, प्रमोशन, सैलरी वगैरह में, तो ऑब्वियस ही बात है कि हर एक व्यक्ति अच्छा करना चाहेगा, है कि नहीं। तो ये वाला जो चेंजेस है नई शिक्षा नीति में ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इससे हर एक टीचर बेहतर करने की कोशिश जरूर से करेंगे। और क्या, पहले क्या होता कि टीचर का रिक्रूटमेंट बहुत ही डिले होता, जो अभी भी हो ही रहा है। आप लोग सुनते हो गए आए दिन पटना में टीचर रिक्रूटमेंट के लिए 5 साल, 10 साल, 20-20 साल लग जाता है। तो अब क्या होगा कि टीचर के रिटायरमेंट के 5 साल पहले ही रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। तो ये वाला चीज अगर हो जाता है तो टीचर की कमी जो होती है स्कूलों में वो बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इन सारे सुधारों के अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सुधार नई शिक्षा नीति में हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि ये जितने भी शिक्षा नीति के सुधार 2020 में हम लोगों को नजर आ रहा है पेपर पर, अगर ये सारा का सारा चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाने का मतलब क्या है कि अच्छे तरह से इंप्लीमेंटेशन हो जाए, तो भारत जो है, हमारा देश जो है, बिलीव करो बच्चों, विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। क्योंकि अगर कोई भी देश मजबूत होता है ना तो वो अपने शिक्षा की ही बदौलत होता है। और ये बात सरकारों को समझनी पड़ेगी। और क्या, जो सरकार का कर क्या रही है, इसमें एक अच्छा काम ये करा सरकार ने कि 6% ऑफ जीडीपी जो है अब एजुकेशन पर खर्च होगा। ये मामूली बात नहीं है कि पूरे जीडीपी का, भारत का पूरे जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन पर खर्च होगा, जो कि बढ़ा, कुछ तो बढ़ा। कई सारे देश हैं जैसे इजराइल है, जापान वगैरह है, वहां का जीडीपी का आप लोग गौर करोगे तो कितना ज्यादा परसेंटेज एजुकेशन और हेल्थ लाइन पर खर्च होता है। और इंडिया में वहीं पर कमजोर हो जाता है कि हेल्थ लाइन और हेल्थ सर्विसेज में आप लोग गौर करोगे, इससे हम लोग कितना रो रहे हैं अभी के डेट में। खैर उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन तो है नहीं। तो क्या बात होता है कि जीडीपी जो भी बढ़ा और ये जितना भी शिक्षा नीति में चेंजेस आया, ये सब का सब भली भांति इंप्लीमेंट हो जाए तो भारत जरूर से मजबूत देश के रूप में आगे बढ़ेगा, हमारे और तुम्हारे बदौलत, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग अपने विचार जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के बीच ये वाला वीडियो पहुंच सके और उन लोग भी जागरूक हो सके हमारी नई शिक्षा नीति के तहत। तो जय भारत, जय हिंद, बाय बाय।